तो बच्चों, भाषा के विकास में हम बात करें क्या कि जब हमको बोलना होता है तो हम बोलते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या, एक व्यक्ति क्या हुआ है, बोल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो क्या होगा, बोलना और सुनना, ये मौखिक भाषा में हुआ। लिखित भाषा में क्या हुआ, एक व्यक्ति लिख रहा है और दूसरा व्यक्ति जो इसके पास रिसीवर है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो क्या हुआ, बोलना और सुनना था पहले में, दूसरे वाले में क्या हो गया, लिखना। पहला वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, लिख रहा है, और दूसरा व्यक्ति के वाला क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके पास मैसेज जा रहा है। और तीसरे में क्या हो रहा है, सांकेतिक। तो मैंने क्या किया, इशारा किया, है ना। अब प्रॉब्लम ये है, इशारा करने के बाद जरूरी थोड़ी है, अब इसका क्या मतलब समझोगे। तो आपको लगा कि आपने समझा दिया, पर जरूरी नहीं कि जो रिसीवर है उसको वो चीज समझ में आए। तो ये कौन सी भाषा है, तो इशारा करने वाला और उसको एनालिसिस करके समझने वाला क्या कहलाएगा, तो प्राप्तकर्ता उसको एनालिसिस करेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि तीनों भाषाओं के माध्यम में सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा है ना। समझना मतलब समझना कठिन है, इसलिए पहले बोल के नहीं समझ में आता तो लिख के, गुप्त बातें रहते हैं तो उसको लिख के, पूरा राजकीय सरकारी काम होता है तो लिखित में दो। समझ गए, है ना, क्लियर हो पा रहा है। जब देखो इसी तरीके से अब यहां से हम चालू कर रहे हैं वर्ण विचार। क्या चालू कर रहे हैं, वर्ण विचार, या इसी को चैप्टर को बोलो वर्णमाला। वर्ण विचार और वर्णमाला। अब समझिएगा बच्चों, इसमें हम कैसे चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ध्वनि क्या है, क्या है ध्वनि। फिर ध्वनि के बाद हम देखेंगे ध्वनि के प्रकार। अब मान लो एक गाड़ी में जाओ, टी 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 टी, ये क्या है, कोई भाषा है क्या। तो ध्वनि के भी प्रकार होंगे, एक वो जो सार्थक ध्वनि है, एक वो जो सिर्फ निरर्थक ध्वनि है, ठीक है। तो एक ध्वनि के प्रकार हो गए। तीसरा क्या हो गया बच्चों, वर्ण। क्या हो गया, वर्ण। चौथा हम देखेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में देखेंगे हम स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब यहीं से बच्चों बनेगा, वर्ण के बाद बनेगा वर्णमाला। क्या बनेगा, वर्णमाला। और वर्णमाला में फिर प्रकार देखेंगे। वर्णमाला में क्या आएगा, स्वर आएगा, व्यंजन आएगा। अब ये स्वर व्यंजन भी क्या होंगे, क्लासिफाई होंगे, है ना। तो कौन सा आयोग व है, कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन है, कौन सा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है ना। देखते हैं, वर्णमाला में एक आएगा स्वर, एक आएगा आयोगवाह स्वर, ठीक है। तीसरा आएगा व्यंजन, फिर चौथा आएगा आपका संयुक्त व्यंजन, ठीक है। और अगला आएगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। क्लियर हुआ। हम ये सब चीजों को पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हम ये सब वर्णमाला में पढ़ने वाले हैं, आप सबको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। स्वर कितने हैं, तो बच्चों अगर आप हिंदी वर्णमाला में देखोगे तो स्वर कितने हैं, 11 है। कितने स्वर है, 11 है। प्रारंभ में 13 थे, 13 से लिखित रूप में कितने हैं, 11 है। फिर आपको आयोगवाह में आपको 2 स्वर मिलेंगे, ठीक है। कितने, 2। और व्यंजन कितने हैं बच्चों, तो व्यंजन सिर्फ व्यंजन वैसे तो ज्यादा है, लेकिन ऐसे में सिर्फ व्यंजन की बात करोगे तो 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है, 33। संयुक्त व्यंजन की बात करोगे तो टोटल संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। कितने संयुक्त व्यंजन है, 4। और द्विगुण व्यंजन यानी कि उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करोगे तो इसमें 2 है। कितने हैं, 2 है, ठीक है। स्टार्ट करते, ये सब को पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो सूची बनाए हैं बस। देखिए बच्चों,
सबसे पहले क्या आया था बच्चों? लिपि। लिपि में क्या इसका प्रयोग किया गया था? संकेत का प्रयोग किया गया था, है ना। और संकेत का कहीं ना कहीं संबंध किससे है? ध्वनि से है। या ऐसे संबंध, ऐसे लिखना सही नहीं है। देखिए, जब मौखिक भाषा, भाषा का एक प्रकार कौन सा होता है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा। जब हम मौखिक रूप से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? बोलते हैं, और एक तरफ क्या किया जाता है? सुना जाता है। तो मौखिक भाषा बोलने के पहले हमारे मन में क्या आता है? विचार आता है। वो विचार को जब बोलने से पहले, जैसे बोलते ना, ए क्या बोलती, ऐसा तू, तो जैसे मान लो ये है, तो ए क्या है? एक तरीके से क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। तो किसी भी प्रकार की आवाज को क्या कह दिया जाता है? ध्वनि। तो मौखिक भाषा में सबसे छोटा चीज क्या कहलाता है? ध्वनि। तो ध्वनि की परिभाषा क्या होती है बच्चों? तो एकदम सिंपल सा, हम कोई लिटरेचर लैंग्वेज नहीं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। किसी भी भाषा की आवाज को, या अर्थात किसी भी भाषा की आवाज को क्या कहा जाता है? किसी भाषा की आवाज को ध्वनि कहा जाता है। कहा जाता है। ध्वनि दिख रहा ना पीछे से बच्चों? ऑनलाइन में दिखता है पूरा कि कुछ गड़बड़ होता है? नहीं होता है ना। तो किसी भी भाषा की आवाज को क्या कहते हैं बच्चों? ध्वनि कहा जाता है। अच्छा, अब देखो ये जो लिखा है ना बच्चों, इसी ध्वनि में आप समझिएगा कि ध्वनि भी दो तरीके की होती है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड चीज क्या लिखने वाले हैं बच्चों? ध्वनि के प्रकार। क्या लिखने वाले हैं? ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? तो ध्वनि के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? दो। एक कहलाता है बच्चों सार्थक ध्वनि। क्या कहलाता है? सार्थक ध्वनि। एक कहलाता है बच्चों निरर्थक ध्वनि। समझ पा रहे हैं? सार्थक जिस ध्वनि का उपयोग होने वाला है, ठीक है। ठीक है। सार्थक ध्वनि का प्रयोग बच्चों स्पेशली वर्ण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वर्ण के लिए किया जाता है। और निरर्थक ध्वनि क्या होता है? निरर्थक ध्वनि जो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा क्या की जाती है? अपने से निकलती है। जैसे वाहन में दो चक्के टकरा गए, या चक्के को ऐसी आवाज आ गई, या घिसने की आवाज आ गई, या हॉर्न की आवाज आ गई, या हंसने की आवाज आ गई, है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाता है बच्चों? हंसने की आवाज, वायुयान की आवाज, है ना, हॉर्न की आवाज। ये सब कैसी ध्वनि है बच्चों? निरर्थक ध्वनि है। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट, है ना। ध्वनि के प्रकार, तो पहला हमारा ध्वनि था, दूसरा ध्वनि के प्रकार। अब तीसरा क्या आ गया? वर्ण आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है? वर्ण। यहां से वास्तव में हिंदी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं टीचर्स। जब पहली क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं तो सबसे पहले पहला शब्द यही लिखते हैं, वर्ण। पर उसके पहले आप वर्ण तक कैसे पहुंचे हैं उसकी सीरीज को समझे हम लोग, है ना। क्या आ गया? आप वर्ण आ गया। अच्छा, वर्ण कैसे बनेगा? तो देखिए, भाषा का एक रूप क्या होता है? मौखिक। भाषा का एक रूप क्या है? सांकेतिक। भाषा का एक रूप क्या है? लिखित। तो लिखित भाषा का लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखावट की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े संभव नहीं है। समझ गया क्या बोले हैं? लिखित भाषा की या लिखावट की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े संभव नहीं है, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्ण ही अक्षर कहलाता है।
है ना। तो हम इसको पहले चीज तो वर्ण का एक उपनाम क्या होना चाहिए, अक्षर। आपके पेपर में अक्षर बोल के प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिएगा, अगर दो तीन तरीके के डेफिनेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ध्वनि के लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। भाषा का न्यूनतम मौखिक स्वरूप क्या है? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछता है ना स्टेटमेंट में, ध्यान दो इधर क्या बोला। भाषा का मौखिक स्वरूप क्या है? भाषा का मौखिक स्वरूप, भाषा का मौखिक सूक्ष्मतम स्वरूप क्या है? ध्वनि। अरे बोलने वाली, मौखिक भाषा का सूक्ष्मतम स्वरूप क्या है? ध्वनि। ठीक है। अब ध्वनि का लिखित स्वरूप क्या है? वर्ण। समझ आया? अगर उस भाषा को आपने बोल दिया तो उसका सबसे छोटा स्वरूप ध्वनि, और उस भाषा को आपने लिख दिया तो सबसे छोटा स्वरूप वर्ण। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि पहला डेफिनेशन, ध्वनि के लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं, पहला डेफिनेशन। दूसरा, भाषा में लिखित स्वरूप के न्यूनतम इकाई को, भाषा में लिखित स्वरूप के न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। भाषा में लिखित स्वरूप के न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे अक्षर भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार। तो मुख्य रूप से बच्चों वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ण जो होता है वो कहलाता है स्वर, और एक वर्ण जो होता है वो कहलाता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या है? आ, ई। तो आपके मुंह से, मुख से ध्वनि निकल रही कि नहीं निकल रही है ना। जब वो ध्वनि निकल रही है, ध्वनि को जब लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? वो वर्ण कहलाएगा। अरे जो बोल रहे हो अगर वो लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? वर्ण। अब बोल रहे होगे तो क्या कहलाएगा? ध्वनि। लिख दोगे तो क्या कहलाएगा? वर्ण। तो भाषा के न्यूनतम मौखिक स्वरूप को ध्वनि, न्यूनतम मौखिक स्वरूप को ध्वनि, भाषा के न्यूनतम लिखित स्वरूप को वर्ण। अब वर्ण कितने प्रकार के? दो, स्वर और व्यंजन। यानी कि हमने ये देखा ध्वनि, हमने देखा ध्वनि के प्रकार, हमने देखा वर्ण, हमने देखा वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार में हम स्टार्ट करेंगे स्वर और व्यंजन से। ठीक है। अब एक चीज और लिखाते हैं, फिर वर्ण के बारे में एक चीज और, दो बातें, तीन बातें और बताते हैं, फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछता है स्टेटमेंट वाइज वो बात कर रहे हैं। क्या है? वर्ण। वर्ण के साथ बच्चों एक शब्द जुड़ रहा है, वर्ण विचार। क्या जुड़ रहा है? वर्ण विचार। हम बात कर रहे हैं वर्ण में ही इसकी वर्ण विचार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार की बात तो समझते हैं क्या है। देखिए बच्चों, किसी भी वर्ण का भाषा में
कैसे उपयोग करना है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ण विचार का प्रयोग करते हैं। सुनिएगा तो लिखिएगा ऐसे, मतलब ऐसा समझिएगा कि वर्णों का या वर्णों की शुद्धता, क्या पहला लिख रहे हैं? वर्णों की शुद्धता, लिखावट, प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके लिए किसका अध्ययन करते हैं? वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। जब हम वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो कुछ चीज पाते हैं, उस चीज की समरी देखिए। वर्ण विचार से ही कुछ फैक्ट निकल के आते हैं बच्चों। ये फैक्ट कुछ इस तरीके से निकल के आए। वो जो फैक्ट है वो एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछता है, जैसे मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या हुई बच्चों? बोलते जाओ, ध्वनि। लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या हुई बच्चों? वर्ण। तीसरा प्रश्न, अर्थ के आधार पे सबसे छोटी, अर्थ के आधार पे भाषा की न्यूनतम इकाई बताइए। अर्थ के आधार पे भाषा की न्यूनतम इकाई शब्द है बच्चों। क्या है? शब्द है। आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, 3 स्टेटमेंट बोलेगा, आप क्या रटे हो? सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है। पर बोल दिया ना, घुमा दिया, लिखित भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण, मौखिक भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि, और अगर बोल दिया अर्थ के आधार पर भाषा की न्यूनतम इकाई, अब भावार्थ के आधार पर भाषा की न्यूनतम इकाई देखिएगा। भावार्थ के आधार, मीनिंग, एक शब्द का मीनिंग नहीं होता, लेकिन एक वाक्य का मीनिंग होता है। सीता बाजार जा रही है, जा क्या हुआ? शब्द। और जा रही है, कहां जा रही है? बाजार जा रही है। तो वाक्य में पूरा क्या निकलता है? भावार्थ निकलता है। तो भावार्थ के आधार पे भाषा की इकाई। अगर ऑप्शन में बच्चों वाक्यांश है तो वाक्यांश होगा, अगर वाक्य है तो वाक्य होगा। तो हम जब वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं तो हम 4 निष्कर्ष पे निकलते हैं, 4 निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ये है 4 निष्कर्ष। चले, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ बोल के सुनाता हूं, उसके आधार पे हम तोड़ेंगे। हम वर्ण को तोड़ने वाले हैं अभी। कैसे? आप ये समझिए कि आप एक बार बोलिए आ, ठीक है, एक बार बोलिए पा, एक बार बोलिए ला,
एक बार बोलिए ओ। हर बार अलग अलग बोल रहे हैं, सुनिएगा। आपने पहले क्या बोला? आ। आपने बोला पा, ओंठ जुड़ गए। आपने बोला ओ, तो आपका है ना। तो ध्वनि के प्रयोग के लिए हम मुंह और जीभ के अलग अलग भाग का प्रयोग करते हैं। अब पहले आपने बोला आ, अब मात्रा आ गई। तो जब हम स्वर को पढ़ेंगे बच्चों, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा स्वर और व्यंजन क्या है, पर अभी हम लोग ध्वनि को ही अच्छे से और तोड़ रहे हैं। ध्वनि निकालने के लिए भी हमें अलग अलग तरीके का चीज बोलना पड़ रहा है या अलग अलग चीजों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ध्वनि में एक में आपने क्या बोला? मात्रा का। एक में आपने क्या किया? कंठ का, कोकल का। देखिए, कंठ, कोकल, तालु, जीवा, ओंठ के मुड़ने को मूर्धन्य बोलते हैं। दांत से, दांत दांत बोल रहे तो दांत में भी आ जा रहा है ना। तो आपकी जीभ दांत से टकरा रही है, तो दांत का प्रयोग। तो देखिए अलग अलग तरीके, दांत का प्रयोग, जीभ का प्रयोग, तालु का प्रयोग, ओंठ के मूर्धन्य, ओंठ को मोड़ना मतलब मूर्धन्य कहलाता है। तो क्या? ओंठ को मोड़ने के आधार पे प्रयोग। समझ पा रहे हैं? मात्रा के आधार पर प्रयोग। तो स्वर के बहुत सारे आधार पे प्रयोग, या स्वर या व्यंजन के, यानी मैं वर्ण कहना था, वर्ण को बोलने के लिए बहुत सारे बेस होते हैं। समझ आया? तो हम एक एक करके सब समझेंगे और डिटेल में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एक क्वेश्चन बोलेगा प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? क्या? प्लुत स्वर, प्लुत। अब थोड़ा बोले थे कि हमको तो आता है, तब आगे एक ही शब्द बोला। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वो स्वर होता है जो हस्र स्वर से भी बड़ा होता है। एक हस्र स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हस्र स्वर को बोलने में जैसे आ, तो हस्र मतलब छोटा, छोटा स्वर। तो आपने छोटा सा बोला, फिर आपने क्या बोला? दीर्घ स्वर। आपने ज्यादा समय तक लिया। अब दीर्घ से भी दीर्घ हो जाए, सिर्फ एक है ओ। तो ओम, ऐसा शब्द कौन सा है? ओम। तो ओम एकमात्र स्वर है जो प्लुत स्वर है ना। इसी तरीके से आपको एक और स्वर मिलेगा, आयोगवाह स्वर। कौन सा? अंगा आहा। आहा माने कुछ नहीं, अंगा आहा। तो आ चल रहा था, आ में अंगा ले आए, बिंदु कर दिए, आ के बगल ऊपर बैठा दिए बिंदु, अंगा। अंग, अंग हो गया, अंग। और इधर बगल में बैठा दिए दो बिंदु, आहा। और बगल में भी एक ही बिंदु बैठा दो। तो अरे समझ नहीं पाते, इसलिए दो बिंदु बैठा, अंगा आहा। समझ में आया? तो आयोग वाह दो स्वर हो गए। अरे पकड़ो, समझते चलो। अंगा और आहा। और स्वर में आ ई ए उ ए री, ए री, ओ औ। ऐसे पढ़ा आपने। 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्णमाला। अब देखो वर्ण, देखो ऐसे समझो, एक्चुअली चैन लिंक होगी ना, इसलिए सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद वर्ण विचार, वर्ण के बाद वर्ण प्रकार। इसमें इसकी डेफिनेशन बताऊंगा बच्चों। पर ये डेफिनेशन के लिए हम ये है कि जब वर्णों के संयोग का अध्ययन जब हम करते हैं तो वह वर्णमाला कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। या वर्णों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह या समुदाय में लिखने के तरीके को वर्णमाला कहते हैं। समझिएगा, देखिएगा, देखिएगा, वर्णमाला आएगा ना बच्चों, सब लाइन से आएगा, जुड़ के आएगा, लिंक है ना सब एक दूसरे से। तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वर्णों को क्रमबद्ध, क्या बोले बच्चों? वर्णों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित लिखने के स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों का समावेशन होता है। वेशन होता है, समावेशन होता है। ये क्लियर हुआ बच्चों? सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कुल कितने वर्णमाला के अक्षर हैं बच्चों? तो 52। कितने वर्णमाला अक्षर है? 52।
हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण 52 वर्णमाला में हैं। अब ये किस तरीके से है बच्चों? तो ये देखिए, चार्ट बनाए थे हम लोग। स्वर कितने हैं? 11। आयोगवाह स्वर कितने हैं? 2। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। द्विगुण और अक्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। तो 4 और 2 6। 33 और 6 39। 39 और 2 43। 39 और 2 41। 41 और 11 52। 52 वर्ण हुए, है ना? तो हम देखो इसी में बच्चों, अब इसी को ब्रेक करेंगे वर्णमाला को। पहले क्या आया बच्चों? बोलो, स्वर। फिर क्या आया बच्चों? आयोगवाह। फिर क्या आया? व्यंजन। फिर क्या आया? संयुक्त व्यंजन। फिर क्या आया? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। वर्णमाला इस तरीके से टूटी। जब वर्णमाला इस तरीके से टूटी तो स्वर में आए 11 स्वर। आयोगवाह में आए कितने बच्चों? तो आयोगवाह में सीधे सीधे 2। व्यंजन में कितने आए? 33। संयुक्त स्वर में कितने आए? 4। कितने आए? 4। और द्विगुण और उच्छित में कितने आए? 2। आपको संयुक्त व्यंजन में 4 व्यंजन दिख रहे हैं और आयोगवाह में क्या क्या आएगा? अंगा और आहा। अब इसमें बाकी जो बच गए सब किस में आएंगे? स्वर में आएंगे। और इन दोनों के अलावा जो बाकी जो बच गए किस में आएंगे? व्यंजन में आएंगे। हाँ 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 हाँ। वैसे लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन ठीक, आप ऐसा चाह रहे हैं आपके हिसाब से, ठीक। अब ये लिखने की जगह नहीं, ठीक है? तो बताएंगे क्या क्या है। अभी अभी बहुत सारा चीज चलेगा। अभी तो कौन कौन सा तालव्य है, कौन सा दंतव्य है, कौन सा उष्ठव्य है ना, सब चलेगा। स्वर क्लियर हुआ? इधर मतलब ये स्वर बोले, वर्णमाला क्लियर हुआ। अब आएंगे स्वर पे। अब स्वर स्टार्ट होने वाला है।
वर्ण समुदाय में बच्चों ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती है। जैसे का बोलने के लिए क्या लगता है? का के साथ आ अपने आप आ रहा है, तो का कैसे लिखाता है? का ऐसे लिखाता है बच्चों, और आ अपने आप आ जाता है। लेकिन आ में का कहां से लाओगे? तो आ अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। तो याद रखिएगा बच्चों कि वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं स्वर कहलाते हैं। वर्णमाला समुदाय पढ़े, वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं स्वर कहलाते हैं। या वर्ण समुदाय में ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुआ? तो क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं? आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। अब इसको कैसे? स्वर मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र। स्वर मतलब क्या? स्वतंत्र, जिनको बोलने के लिए किसी भी स्वर की आवश्यकता क्या, मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है बच्चों? स्वर के अंदर बहुत सारी बातें आएंगी। तो सबसे पहली बात, स्वर के लिए एक कोट है, स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वग भवति। पतंजलि ने लिखा है अपनी कि पतंजलि के अनुसार कि स्वयं राजन्ते स्वरा अन्नमग भवति व्यंजनमति। स्वर क्या करते हैं? स्वयं राज करते हैं। स्वयं राजन्ते स्वरा, यानी स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर पर निर्धारित होते हैं, स्वर पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या है बच्चों? ये कोड किसके अनुसार है? तो पतंजलि के अनुसार। ठीक है, ये क्लियर हुआ स्वर। कुल कितने स्वर होते हैं बच्चों? आयोग वाह को मिला के 13 स्वर, 11 प्लस 2 टोटल कितने स्वर हो गए? 13। अगर पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं तो आप क्या बोलोगे? 11 है। अगर स्पेसिफिक करके पूछेगा कि आयोग वाह मिला के, तब क्या होंगे? 13। ठीक है, अब बोलेगा मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं बच्चों 4 मूल स्वर। बड़ा आ किसके ऊपर बना है? छोटे आ के ऊपर। बड़ी ई किसके ऊपर बनी है? छोटी ई के ऊपर। बड़ा ऊ किसके ऊपर बना है? छोटा ऊ के बना ऊपर, है ना। और फिर छोटा ए जो है वो ए से नहीं बना है, आ और ई मिलके ए बनाता है। आप जब आप स्वर संधि पढ़ोगे ना तो आपको बताएंगे, है ना। ठीक है, तो तुम पूर्णतः मूल स्वर की अगर बात करेंगे तो बच्चों
4 मूल स्वर होते हैं। तो एक चीज और लिखेंगे बच्चों, मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं बच्चों? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ये मूल स्वर होते हैं बच्चों, जिनको बनाने के लिए कोई बेसिक आधार नहीं है, मूल स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों। अब स्वर की मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, ह्रस्व और दीर्घ। अब दूसरा लिखेंगे, मात्रा के आधार पे क्या? अरे मात्रा आने नहीं, वो ध्वनि के आधार पे। अब बताएंगे ये सब कैसे क्या है। देखो, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में मुख में कोई भी बंधन नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? स्वर वह ध्वनि है जिसमें मुख के उच्चारण में कोई बंधन नहीं होता, मतलब हवा आबाद गति के रूप से बाहर बहती। जैसे आ, ई, उ, ए, री, ओ, औ। किसी भी चीज में आप हवा रुकी नहीं अंदर। अरे बोल के देखो तब समझ में आएगा। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। हर चीज में हवा बाहर निकली, कहीं रुकी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप रटते रहोगे और डेफिनेशन याद नहीं होगा। तो ये एक चीज है कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से क्या होती है? मुख से बाहर निकलती है। एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, स्वर वह ध्वनि है जो वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद रूप से बाहर निकलती है। हवा आबाद रूप से बाहर निकलती है। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद रूप से बाहर निकलती है। ठीक है। अब बच्चों हम स्वर का बहुत सारा क्लासिफिकेशंस करेंगे। तो पहले क्लासिफिकेशन का आधार है उत्पत्ति, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं? स्वरों का वर्गीकरण। क्या होने वाला है? स्वर का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। बच्चों उत्पत्ति के आधार पे भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। सुनेगा, उत्पत्ति के आधार पे भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद उत्पत्ति के जैसा ही आपको महसूस होगा मात्रा के आधार पे। तो मात्रा के आधार पे क्या होगा? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो उत्पत्ति को हम ऐसे समझेंगे बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा ना, बार बार बोल रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे जो स्वर होंगे
चलिए और लिखाई देता हूं। पहले आधार लिखा दो क्या कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आधार पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला कौन सा स्वर है, उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो मात्रा के आधार पे। कौन सा बच्चों, मात्रा के आधार पे। तीसरा हम कौन से पढ़ने वाले हैं, तो जीवा के प्रयोग के आधार पे। जीवा के प्रयोग के आधार पे, ठीक है। हवा खुलने, मूर्धन्य होता है हवा, मुख से हवा खुलने, यानी कि मुख द्वार या हम मुख द्वार के हवा प्रयोग, या इसी को हवा प्रयोग के आधार पर, ऐसे लिखो, हवा प्रयोग के आधार पर। मुख द्वार के हवा प्रयोग के आधार पर, मुख से कैसी हवा निकल रही है, उसमें विवित्र होगा, अर्धवृत्त होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, अर्ध समृद्ध होगा, समृद्ध होगा, चार तरीके से होंगे। तो इसमें क्या होगा, विवित्र होगा, विवृत्त, अर्धवृत्त, विवित्त, अर्धविवित्त, अर्ध समृद्ध, अर्धवृत्त, अर्ध समृद्ध और समृद्ध। सब में ना स्वर आएंगे बच्चों, और पता है इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रयोग के आधार पर पूछता है। तो क्या हो गया, मुख द्वार के हवा के उपयोग के आधार पे, फिर ओठ के प्रयोग के आधार पे। है ना, मैंने बताया था वर्णों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से, फिर अग्र भाग से, फिर पश्च भाग से, फिर तालु के आधार पे, फिर दांत के आधार पे, फिर होंठ के आधार पे, फिर ओंठ और दांत दोनों के आधार पे, है ना, ओंठ और तालु के आधार पे। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, प्रकार होंगे, है ना। तो एक होता है अलिजीवा, यानी अनुनासिक समझते हैं आप, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, जैसे चांद, तो नाक सा यानी अनुनासिक, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। तो क्या है, अलिजीवा के आधार पे। किस आधार पे, अलिजीवा के आधार पे। एक चीज और देख रहे हैं बच्चों, अगर वो आपके यहाँ इसमें हो तो अच्छी बात। बच्चों कभी कभी क्या होता है, कंठ और तालु के आधार पे, कंठ और ओंठ के आधार पे भी स्वर के प्रकार होते हैं। तो बस आप ओष्ठ देख लीजिए, ओष्ठ की स्थिति के आधार पे। सब क्लियर हो जाएगा ना, अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ओष्ठ की स्थिति, इतने प्रकार से हम स्वर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ऊ, ऊ, ओंठ कैसा घुमा, गोल, ऊ, ऊ। आ में क्या हुआ, आ क्या था बच्चों, अवर्त, ई, आ में खुला था, ई में अवर्तुल था, ओष्ठ में वर्तुल था, और आ में अर्ध वर्तुल था, ऐसे करके रहता है सब। तो आपको ना बताएंगे एक एक चीज, ये इतना समझ में आएगा नहीं आए, उत्पत्ति के आधार पर बताते हैं, फिर हम जो भी चीज सीखेंगे अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी तो मैंने जिक्र किया था, एक होता है मूल स्वर,
उत्पत्ति के आधार पर अगर स्वर बात करोगे बच्चों, तो एक कहलाएगा मूल स्वर और दूसरा जो स्वर होता है बच्चों वो कैसा होता है, संधि स्वर। क्या कहलाता है, संधि स्वर, या उसी को संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। तो एक कौन सा होता है बच्चों, मूल स्वर, और एक कौन सा स्वर होता है, संधि स्वर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो प्रकार, एक हो गया बच्चों मूल स्वर और दूसरा हो गया संधि स्वर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पहले आपको हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे, लास्ट में एक बॉक्स दो बॉक्स बना के खत्म कर देंगे। जितना पूरा माल पढ़े रहोगे ना एक साथ लाके 2 पेज में कब समाप्त कर देंगे, समझ गए। तो पहले हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ना जरूरी है ना। मूल स्वर, मूल स्वर कैसे होता है, तो ऐसे वे स्वर जिसकी उत्पत्ति में दूसरे स्वरों का मेल नहीं हुआ। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये लिखेंगे कि वे स्वर जिनकी उत्पत्ति में अन्य स्वरों का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से स्वर कहलाते हैं बच्चों, मूल स्वर कहलाते हैं। और मूल स्वर अभी मैंने बताया था, देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपने ध्यान दिया होगा, स्वर मात्रा के आधार पर हर स्वर ध्वनि है। जैसे मूल स्वर आ, ई, रू और री, ये क्या कहलाएंगे, मूल स्वर कहलाएंगे। अच्छा बच्चों, खासियत ये है कि मूल स्वर जो है ना, मूल स्वर जो है वो क्या क्या होंगे बताइए, पहले बताइए। आ, ई, ऊ और री, ठीक है। इनकी खासियत ये है बच्चों कि ये लघु स्वर भी कहलाएंगे। अरे होगा कि नहीं कहलाएंगे, अरे मात्रा कहाँ है, बड़ी कहीं पे है क्या, इसको और क्या बोलेंगे, लघु स्वर भी बोलेंगे। क्लियर हुआ। अगला क्या है बच्चों, संधि स्वर। क्या है, संधि स्वर। संधि स्वर के अंदर बच्चों दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर आते हैं। तो पहले चीज संधि स्वर में क्या क्या आते हैं, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है। अब बोलोगे सर ये संयुक्त क्या, दोनों का मतलब तो एक ही है, दीर्घ संयुक्त तो एक ही होना चाहिए। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। दीर्घ सजातीय स्वर, आ के साथ मैं आ मिलाऊंगा तो दीर्घ स्वर कहलाएगा, लेकिन आ के साथ मैं आ नहीं मिलाऊंगा, ई मिलाऊंगा तो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। या ए के साथ बड़ा आ मिला दिया या आ मिला दिया तो ए कहलाएगा। तो सजातीय और विजातीय, जब सेम सेम स्वर मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। और जब डिफरेंट डिफरेंट स्वर मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, डिफरेंट स्वर, विजातीय। ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए, एक तरफ लिखेंगे बच्चों दीर्घ स्वर और एक तरफ पिक्चर में क्या होगा, संयुक्त स्वर। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे। क्या क्या दिख रहा है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जिन स्वर की उत्पत्ति में सजातीय स्वरों का प्रयोग होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे मान लो बड़ा आ, तो आ प्लस आ, बड़ी ई, तो ई प्लस ई, बड़ा ऊ, तो ऊ प्लस ऊ। क्लियर हुआ। हामी भरते चलना है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं,
गाड़ी मेरी रुक जाएगी नहीं तो। अब देखो, जिन स्वरों के निर्माण में क्या, जिन स्वरों के निर्माण में भिन्न भिन्न स्वरों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, आ के साथ ई मिला दिए, ए बन गया। आ के साथ ई मिला दिए तो ए बन गया। ठीक है, आ के साथ ए मिला दिए, जो बना था उसी को मिला दिया आ के साथ, तो क्या बन गया, ए बन गया। अरे जो ए बना था, ए में ही क्या मिला दिए, आ, तो क्या बन गया, ए बन गया। और आ और ऊ को मिलाए, आ और ऊ को मिलाए तो ओ बन गया। आ और ऊ को मिलाए तो क्या बन गया, ओ बन गया, है ना। आ और ओ को मिलाए तो क्या बन गया, ओ बन गया। तो ये कौन से स्वर कहलाएंगे बच्चों, संयुक्त स्वर। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? दीपा थक नहीं रही हो आज? बंद कर देते हैं अब, और नहीं पढ़ते हैं तो बंद कर दीजिए।